उसके आश्रितों को 3 साल के भीतर आवेदन करना होता है। राजस्थान सरकार के नियमों के मुताबिक अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने के लिए आवेदक का शैक्षणिक रूप से योग्य होना अनिवार्य है। यदि पद खाली नहीं है तो सुपरन्यूमेनरी यानी अधिसंख्य पद सृजित करके भी नौकरी देने का प्रावधान है। लेकिन राजस्थान के नियमों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह भी है कि नौकरी पाने वाले सदस्य को यह शपथ पत्र देना होता है कि वो मृतक के अन्य आश्रितों की देखभाल करेगा। सेवा काल में मौत का कानूनी क्लॉज जो है वो क्या है वो भी अब आप समझ लीजिए। अनुकंपा नियुक्ति का सबसे पहला और मुख्य आधार होता है सेवा काल के दौरान मृत्यु। इसका सीधा मतलब यह है कि कर्मचारी सस्पेंड ना हो, वो सेवा से बर्खास्त ना किया गया हो और वो अपनी ड्यूटी की सक्रिय अवधि में ही यदि कोई कर्मचारी अपने कार्यालय जा रहा है, ड्यूटी पर तैनात है या अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान प्राकृतिक या अप्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त होता है, तभी परिवार इस रियायत का हकदार बनता है। इसी क्लॉज यानी इसी उपबंध का फायदा उठाने के लिए जयपुर की आरोपी बेटी आयुषी ने यह भयानक साजिश रची। उसे मालूम था कि उसकी मां अभी सेवा में है और उनकी सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट में अभी वक्त बाकी है। अगर वो रिटायर हो जाती तो अनुकंपा की नौकरी का चांस हमेशा के लिए खत्म हो जाता। कानून का यह संवेदनशील हिस्सा इसीलिए बनाया गया था ताकि अचानक आए वज्रपात से परिवार संभल सके। लेकिन अपराधियों ने इसे टाइम बम की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, वो भी अपने फायदे के लिए। अब देखिए मेडिकल अनफिट होने पर क्या नियम है, ये भी अब आपको फटाफट बता देते हैं। अनुकंपा नियुक्ति का एक और पहलू है जो देश के कई विभागों और राज्यों में लागू है, वो है मेडिकल अनफिट होने पर अनुकंपा। कई सरकारी विभागों जैसे रेलवे, पुलिस या भारी उद्योगों में यह नियम है कि यदि कोई कर्मचारी सेवा काल के दौरान किसी गंभीर बीमारी या दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो वो काम करने के बिल्कुल अयोग्य यानी परमानेंटली मेडिकली अनफिट हो जाता है तो उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाती है और उसके स्थान पर उसके बच्चे को नौकरी दी जाती है। इस नियम के पीछे भी मानवीय दृष्टिकोण है कि यदि घर का मुख्य व्यक्ति अपाहिज या गंभीर रूप से बीमार हो गया है तो परिवार कैसे चलेगा। लेकिन इस क्लॉज में भी कई बार धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं, जहां लोग फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर खुद को अनफिट घोषित करवाने की कोशिश करते हैं ताकि अपने बच्चों को सेटल कर सके। जी हां, आर्थिक तंगी का नियम जो है वो क्या है अब आपको ये भी बता देते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर समय समय पर कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कहा है अनुकंपा नियुक्ति कोई पैतृक अधिकार या विरासत नहीं है जिसे आप दावा करके हासिल कर सके। इसका एकमात्र और सबसे बड़ा पैमाना है परिवार में अचानक आई आर्थिक तंगी। कोर्ट का मानना है कि यदि कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी परिवार आर्थिक रूप से संपन्न है, उनके पास आय के अन्य साधन हैं, बड़ी संपत्तियां हैं, तो उन्हें अनुकंपा नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं है। जयपुर के इस मामले में सबसे बड़ा विरोधाभास यही है। मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस जांच के मुताबिक जिस परिवार में यह मर्डर हुआ वहां 14 करोड़ रुपए की भारी भरकम संपत्ति थी। यानी वहां किसी भी तरह की अचानक आई आर्थिक तंगी या कोई नामो निशान नहीं था। बेटी के पास रहने के लिए आलीशान मकान और ऐशो आराम के साधन थे, लेकिन उसके बावजूद पक्की सरकारी नौकरी का लालच और पूरी जायदाद पर अकेले कब्जा करने की हवस इस कदर हावी थी कि उसने सुप्रीम कोर्ट के इस मूल सिद्धांत की भी धज्जियां उड़ा दी। अब प्राथमिकता का नियम क्या है, यह भी अब आपको हम बताते हैं कि आखिरकार यह नियम क्या कहता है। अक्सर यह सवाल उठता है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसके कई बच्चे हैं तो अनुकंपा की नौकरी का पहला हक किसका होता है। देश के अधिकांश राज्यों और केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक पहली प्राथमिकता मृत कर्मचारी के पति या पत्नी को दी जाती है। यदि वो नौकरी करने के इच्छुक नहीं है या उनकी उम्र अधिक है तो उनकी सहमति से मृत कर्मचारी के बड़े बेटे या बड़ी बेटी को प्राथमिकता मिलती है। प्राथमिकता तय करने के लिए बाकायदा परिवार के सभी सदस्यों से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया जाता है। यदि परिवार में आपसी सहमति ना हो तो विभाग जांच करता है कि कौन सा बच्चा पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाने के लिए सबसे उपयुक्त है। जयपुर की घटना में आरोपी बेटी संभवतः यह जानती थी कि यदि वो सीधे रास्ते से जाएगी तो शायद उसे अन्य भाई बहनों या परिस्थितियों के कारण यह मौका ना मिले, या फिर वो जल्द से जल्द सब कुछ अपने नाम कर लेना चाहती थी।
आपसी कलह और प्राथमिकता की जंग भी ऐसे अपराधों को जन्म देती है। अब बेटियों और गोद लिए बच्चों के क्या अधिकार हैं, ये भी अब आपको हम बता देते हैं। कानूनी तौर पर समय के साथ अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बड़े बदलाव आए हैं, खासकर महिलाओं के अधिकारों को लेकर। पहले के नियमों में केवल अविवाहित बेटियों को ही अनुकंपा का पात्र माना जाता था, लेकिन देश के विभिन्न उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों के बाद अब शादीशुदा बेटी को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। कोर्ट ने साफ कहा, शादी होने से बेटी का अपनी मां या पिता के प्रति रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। इसी तरह गोद लिए बच्चे को लेकर भी नियम बेहद स्पष्ट हैं। यदि बच्चा कानूनी रूप से वैध तरीके से गोद लिया गया है और कर्मचारी के जीवित रहते हुए सरकारी रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज था, तो उसे भी जैविक बच्चे की तरह ही अनुकंपा का पूरा हक मिलता है। नियमों की यह उदारता इसीलिए की गई थी ताकि किसी भी बेटी या बच्चे के साथ अन्याय ना हो। लेकिन जयपुर जैसे मामले को देखकर लगता है कि कानूनी उदारता का कुछ लोग बेहद खौफनाक और नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करने लगे हैं। अब आपको यह बता देते हैं कि आखिरकार जयपुर के प्रताप नगर की इस खौफनाक वारदात ने हमें एक आईना दिखाया है। जी हां, यह आईना है हमारे खुद के अंदर का, हमारे समाज का और हमारे टूटते पारिवारिक मूल्यों का। जिस बेटी को मां ने बड़े लाड प्यार से पाला, उसी बेटी ने 7 लाख की सुपारी देकर अपनी मां को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया, सिर्फ इसीलिए कि उसे एक सरकारी टेबल मिल जाए, एक सुरक्षित भविष्य मिल सके और 14 करोड़ की संपत्ति पर उसका राज हो सके। लेकिन कुदरत का और कानून का इंसाफ देखिए, आज मां पंचतत्वों में विलीन हो चुकी है और बेटी अपने सहयोगियों मोहित, आकाश, अरविंद, हेमंत, रोहित और मोहन के साथ सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रही है। लेकिन यह घटना कानूनविदों